और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, ये टेंशन मीडियम है। याद रखना रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से किधर जाएगा, ऑब्जर्वर की तरफ, कि ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जर्वर से निकलता है ना रेज, देवी देवता है ना, उसे देवी देवता का सीरियल में दिखाता है ना कि उससे आँख से रेज निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बात नहीं होता। एक्चुअल में हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं उसमें रेज क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट से किधर जाता है, ऑब्जर्वर की तरफ। तो रेज जाएगा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किधर है, रेयर में। तो कैसे जाएगा बेटा, यहां से जो एक रेज सीधा निकल जाएगा बेटा, एक रेज सीधा चल जाएगा, दूसरा रेज जो यहां गिरेगा, यहां नॉर्मल लगा दो, ये एंगल कितना हो गया बेटा, आई। इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधा, लेकिन ये नॉर्मल से अवे जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल से अभी के हम लोग दो रेज निकाले, कम से कम बोले भी थे कि भाई कभी भी हमें इमेज बनाना तो एक ऑब्जेक्ट से कम दो रेज निकालो, दो रेज जहां काटेंगे वहां अन्य रेज भी काटेंगे। तो एक रेज क्या हुआ, जो नॉर्मली गिरेगा बेटा वो तो सीधा चला जाएगा, वो सीधा चला गया। और जो रेज ऐसे क्या, वो कहोगे तुम ये नॉर्मल से अवे होगा तो फैल जाएगा। क्या ये दोनों रेज डाइवर्ज कर गए कि नहीं, और डाइवर्ज कर गए तो ये जब आंख पर गिरेंगे, हम तुम लोग को बताए थे कि जो रेज आंख पर गिरता है उसको पीछे बढ़ाओ, जहां वो मिलेगा वहीं पर वो दिखाई देगा, भले वो वहां हो या। तो एक्चुअल में हमारे आंख में कौन सा रेज पहुंच रहा है बेटा, ये दो रेज पहुंचेंगे, और ये दो रेज पहुंचेंगे तो इनको पीछे बढ़ाओगे तो क्या ये यहां पर कटता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे, लेकिन हमें दिखेगा कहां बेटा, ये ऊपर दिखेगा। ये सीधा सीधा कंसेप्ट समझ रहे होंगे। टेंशन मीडियम में जैसे पानी है, पानी के अंदर फिश है और तुम एयर से देख रहे हो, तो तुम्हें फिश जहां है वहां नहीं दिखाई देगा, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। समझ रहे हो कि नहीं क्या कर रहे हैं, जहां फिश है वहां फिश दिखाई नहीं देगा, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो जहां तुमको दिख रहा है कि तुम वहां हाथ मारोगे तो तुमको फिश नहीं मिलेगा, फिश नीचे रह जाएगा। देखो भगवान ने बचाने का पूरा इंतजाम कर रखा है सभी जलचर प्राणियों का, जलचर है ना, तो जो भाई पानी के अंदर है बेचारे, अरे आदमी को दिखा नहीं तो मार देगा खड़े नहीं, तो ये उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो क्या नहीं मार पाएगा, क्यों नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसको दिखाएगा गलत। और क्यों दिखेगा गलत, साफ साफ दिख रहा है कि यह रेज सीधा जाएगा बेटा, और ये रेज जो इधर गया ये नॉर्मल से अवे करोगे तो अवे हो जाएगा। ये दोनों रेज को पीछे बढ़ाओगे तो यहां कटेगा, इमेज तुमको यहां दिखाई देगा। अच्छा एक बात और समझो, ये जो हम बात कर रहे हैं सब इस समय नॉर्मल विजन का बात करें। नॉर्मल विजन माने एकदम सामने से देख रहे हैं, ये हम जानबूझ के दूर बनाए हैं, एकदम पास में बनाएंगे तो कैसे समझा पाएंगे, दिखेगा नहीं, इसलिए दूर बनाए हैं। बस यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये जो दूरी x है वह टेंड्स टू 0 है, x बहुत छोटा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई, क्योंकि इसका मतलब वो रेज एकदम बगल में गिराएंगे, क्योंकि आंख में जाने वाला रेज यदि नॉर्मल विजन करें, नॉर्मल माने तब सीधे सीधे देख रहे सामने, तो जो रेज आंख पर गिराएंगे वो तो एकदम पास पास वाले रेज होंगे। पास पास वाला माने एक ये रेज गया तो एक इसके ठीक बगल होगा, उसको समझाने के लिए हम लिख दिए x और x टेंड्स टू 0। अच्छा अब जरा तुम भी जान लो, ये i हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, r हो गया। क्या हमारे स्टूडेंट ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ स्नेस लॉ लगा सकते हैं हम लोग, और ये जान लो ऑब्जेक्ट का जो असली हाइट है वो h है, और जो दिखाई देगा मतलब जो इमेज हो रहा है, जो अपीयर्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट, वो i पर या स्मॉल h पर। हम लोग ये भी कर सकते हैं, स्मॉल h है अपरेंट डेप्थ और कैपिटल H क्या है, एक्चुअल डेप्थ। ये बात हम जो कर रहे हैं, इस समय ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयर में है, तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर को सरफेस के पास दिखाई देगा, अपीयर्ड होगा सरफेस के पास। ये समझ में आ रहा है सब लोग को। अब इसको देखो, स्नेस लॉ लगाओ तो आप बड़े अच्छे से कहोगे म्यू डी इंटू साइन आई, है ना, टेंशन मीडियम है ना बेटा, म्यू डी इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। तुम भी समझो कि x बहुत छोटा होगा तो ये i तो यही है, यदि ये x बहुत छोटा है तो इसका मतलब i बहुत छोटा होगा। ध्यान देना, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल विजन।
जिस फॉर्मूले पर हम जा रहे हैं वो नॉर्मल विजन के फॉर्मूले पर जा रहे हैं। यदि i बहुत छोटा है तो साइन i को तुम क्या लिख सकते हो, i और म्यू डी इंटू आई। इधर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर हो जाएगा। साइन r को क्या लिख सकते हो, r, तो साइन r कैन बी रिटन एज r। इसको लहर बना दो, लहर माने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है भाई। तो साइन i को i लिख दिया, साइन r को r लिख दिया। हम लोग टॉप किसके लिए कर रहे हैं बेटा, नॉर्मल विजन के लिए। x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 तो देखने वाला एकदम यहाँ है और यहाँ है, तो ये कौन सा विजन है कहेंगे, सामने सामने देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल विजन। अब बताओ भाई तुम्ही लोग tan i बराबर क्या लिखते, तुम जरा बताओ। tan i क्या, tan i बराबर x बाई कैपिटल H नहीं होगा, और क्या tan r, ये r है ना, इसी को सीधे बढ़ाए हो तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, r। क्या tan r इक्वल टू x बाई स्मॉल h हो जाएगा कि नहीं। तुम्ही लोग बताओ जी tan i बराबर x बाई h है तो tan i को क्या i लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है x तो, और tan r को क्या कर देंगे, r लिखेंगे। ऐसे में बड़े अच्छे से म्यू डी i की जगह लिखा है x बाई कैपिटल H, और म्यू r और स्मॉल r की जगह लिखा है x बाई स्मॉल h। x कट गया, स्मॉल h बराबर क्या आ गया देख लो, स्मॉल h है ना बेटा, स्मॉल h इक्वल टू म्यू r बाई म्यू डी इंटू एच। या याद करने वाले इसको ऐसे याद करते हैं, हम बार बार करते हैं, हम लोग जब भी लिखते हैं म्यू तो म्यू का मतलब आर म्यू डी होता है, तो यहां पर आर म्यू डी का मतलब होता है म्यू डी बाई म्यू आर। तो यहां लिख सकते हो एच अपान आर म्यू डी, या जो लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एच बाई म्यू, म्यू समझ जाना, आर म्यू डी को हम कहते हैं। तो एच अपान म्यू, और सही बात हम लोग देखा जाए, पर क्यों म्यू याद आता है कि वाटर है और एयर है, तो ऑटोमेटिक वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेंगे केवल, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, तो एच बाई म्यू डब्ल्यू। या ग्लास है, ग्लास रखा है उसके अंदर कोई स्पॉट है और हम ऊपर से देख रहे हैं, या ऐसे ही नीचे कुछ रखा हुआ उसके ऊपर ग्लास रख के हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेंशन मीडियम का चीज हम कहां से देख रहे हैं, रेयर में से देख रहे हैं। देखेंगे तो क्या दिखाई देगा बेटा, वो चीज नीचे नहीं दिखाई देगा, वो क्या दिखेगा, ऊपर। कभी देखे हो कि नहीं बेटा, कभी जाना और कभी देखना तुम लोग, चाहे कभी डॉक्टर के जाना, तो थोड़ा सा पहले तो रहता था, तो बहुत हाई फाई हो गए डॉक्टर का क्लिनिक, पहले था ना सबका टेबल लगा था, और टेबल के नीचे सब रखा था दवा का ना सब प्रचार वाला, और उसके ऊपर ग्लास पट्टी रहता है, ऑफिस में अभी भी होगा। अरे ग्लास पट्टी में तुम ध्यान से देखो तो जो लिखा हुआ जो चीजें हैं वो लगता है कि ग्लास के बीच में, कभी देखना। तो इस बात को लेकर हम छोटे में बहुत परेशान थे, जहाँ किराए में घर में रहते थे ना, तो बगल में ही एक होम्योपैथ के डॉक्टर रहते हैं, होम्योपैथ के, तो बार बार चले जाते थे वहीं, क्योंकि वहां छोटी छोटी गोली दे देते थे, वो मीठा मीठा होता, तो खाने के चक्कर में चले जाते थे। लेकिन उसमें एक इंटरेस्ट और था हमारा, उसके नीचे वो जो शीशा रहता था उसके बीच में बड़ा रंग बिरंगा वो सब चित्र बना हुआ पिक्चर दिखता था, मन करता था ये जाए तो फोड़ के उसमें से निकाल ले। ये नहीं बुद्धि था कि उसके नीचे है, क्योंकि वो लगता कहाँ था, क्यों बीच में। वो समझ में आता है कि नहीं वो बीच में नहीं रहा, वो तो नीचे था, बड़े आराम से हटा के निकाल के भाग सकते थे। अब आ जाओ जगह पर, मतलब समझ में आया ना, वो दिखता है कि देखो भाई यहाँ पर है, लेकिन दिख ऊपर क्यों रहा है, सब खेल किस चीज का है, ऑप्टिक्स का है। बोले थे ना कि जो है वो दिखाई नहीं, समझाए थे ना शुरू में कि भाई महाभारत की लड़ाई का आधा कारण तो ऑप्टिक्स से था, देखो ना सब गलत गलत दिख रहा है, लेकिन इसमें तो कोई बचाव भी है क्या, भगवान दिमाग लगा के बनाए दुनिया। सुनो, फीस को बचाना है, नीचे के जानवर को बचाना है ऊपर वाले से, तो क्या कर रखा है, ऐसा कर रखा है कि जहां हम सोचेंगे वहां नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे, जब तक पानी गिरेगा ऊपर भाग जाएंगे। अब वो अलग है कि इंसान दिमाग का तेज है भाई बहुत ज्यादा, वो पकड़ लिया नहीं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं, उसके नीचे ही होगा, तो भी अंदाजा होना पड़ेगा कि कितना नीचे होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो कितना सेटिंग करके बनाया गया है, सब काम नहीं सेटिंग है। आप देखो ना, उनको बचाने के लिए भगवान ने सब प्रॉपर्टी से उल्टा बना दिया है। किसका प्रॉपर्टी, वाटर और आइस का। जनरली सॉलिड भारी होता है, लेकिन आइस जो है वो भारी नहीं है,
0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में पानी का नेचर बदल दिया, एनोमलस बिहेवियर है। देखो ना तो कितना समझ कर बनाया गया है पूरी चीजों को, ताकि जीव जो हो ऊपर बर्फ जम जाए, नहीं तो भाई बर्फ नीचे जमता, सोचो क्या होता। यदि जैसे सब सॉलिड भारी होते लिक्विड से, तो बर्फ नीचे जमता, नीचे चल जाता, सब जितने जितने क्या करते हैं उसको भाई तुम लोग, जितने भी सब हैं, जो भी एनिमल, वो सब बेचारे कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आ जाते सब आराम से मरा जाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, हल्का बना दिया बर्फ को, उल्टा कर दिया। देखो ना नेचर को, और बर्फ हल्का हो गया तो क्या हो गया, ऊपर आ गया, उसे बेचारे नीचे चल गए। और फिर देखिए अभी भी दिक्कत हो सकता है, पूरा पनिया जम जाएगा। तो क्या कर दिया, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच नेचर पलट दिया, ताकि नीचे का टेम्परेचर 0 से 4 तक रहे, ऊपर चाहे जितना ठंडा पड़े, नीचे 0 से 4 के बीच बेचारे सुरक्षित पड़े रहे। देख रहे हैं। और हम लोग कहते हैं भाई नेचर की ताकत है, ये नहीं, ये तो बिना देखे दाखे इतना काम किया हुआ है कि नेचर को जिस दिन पढ़ने लगोगे ना, सही में बात है, फिजिक्स कायदे से पढ़ो और एक चीज को रियलाइज करो, तो तुम्हें अपने आप दुनिया में ताकत दिखने लगेगी कि कोई ताकत तो है। अब पढ़ाई पर आ जाओ। चलिए हम लोग नेचर का लाभ पढ़े भाई, भगवान का नियम में पढ़ रहे हैं ना, यही तो उनका नियम। तो दिख ना कैसे कैसे दिखाई देता है। अच्छा एक फॉर्मूला भी आ गया, कहां गया मेरा फॉर्मूला, कहां गया बेटा, बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं, H अपरेंट इक्वल टू H रियल अपॉन म्यू, यही ना होता है। अपरेंट डेप्थ निकालना कहीं भी बेटा टेंसर मीडियम में कोई चीज है तो H रियल देखो कितना हाइट है, अपॉन म्यू कर दो। म्यू आरम्यूडी जानबूझ के कर दिया है, क्योंकि कभी-कभी बदमाशी कर देता है ना कि ये भी मीडियम दे देता है, ये भी मीडियम दे देता है, और ये टेंसर मीडियम है और ये रियल, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आरम्यूडी होगा, आरम्यूडी का मतलब होगा म्यू डी बाय म्यू आर, तो ये लिखा जाता है ऐसे। अच्छा नॉर्मल शिफ्टिंग कितना हुआ पूछता है, तो नॉर्मल शिफ्टिंग कितना हुआ, इतना ही ना शिफ्टिंग हुआ, कितना था ये, H पर था और दिख कहां रहा है, H बाय म्यू पर, सुन रहे हो ना। तो नॉर्मल शिफ्टिंग कितना हो गया, H माइनस H बाय म्यू, तो H बाहर निकाल दो, 1 माइनस 1 बाय। ये सब थ्योरी समझ में आया ना। टेंसर मीडियम में कोई चीज होगा, जब तुम रेयर मीडियम से देखोगे तो वो जहां है वहां नहीं दिखाई देगा, बल्कि उससे ऊपर दिखाई, क्यों दिखाई देगा ना, पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये रेस तो सीधा चल जाएगा सर, ये रेस जो गिरेगा वो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे इधर चल जाएगा, इसको पीछे बढ़ाओ यहां दिखाई देगा। मिटा दें, बोलो हाँ ये हट रहा है। अब उल्टा, अभी क्या था भाई, ऑब्जेक्ट कहां था, टेंसर में, देखने वाला कहां था, रेयर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट रेयर में है और देखने वाला टेंसर है, मतलब अब क्या है भाई, फिश है, अब वो बर्ड को देख रही है। कौन है, फिश है और किसको देख रही है, बर्ड को देख रही है। बेटा कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को, समझ में नहीं आ रहा है। मान लो यहां बर्ड है या कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट देना कोई तो क्वेश्चन भी सब लिखेगा ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो। अब क्या होगा, इसमें भी नॉर्मल विजन कर रहे हैं। नॉर्मल विजन माने एक रे जो होगा वो सीधा जाएगा, दूसरा रे क्या गिराओगे बेटा, एंगल पर गिराओ। ये मीडियम रेयर, ये मीडियम टेंसर, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी। अब ये रेयर से किधर जा रहा है, टेंसर, क्या होना चाहिए, यहां जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो। अब क्या ये डाइवर्जेंट रेस तुम्हारी आंख पर गिरेगा ना, इधर तो कटेगा नहीं, लेकिन आंख पर गिरेगा यदि, समझ जाना यक्स छोटा है भाई, ये यक्स जो बना रहे हैं यक्स टेंड्स टू 0 बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग फॉर द नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए रे पास में ही गिर रहा है, समझाने के लिए दूर बना रहे हैं ताकि दिखाई। अब क्या हुआ भाई, ये रे और ये रेस को पीछे बढ़ाओ, देखो कहां मिलता है, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कट गया, थोड़ा लहर खा गया, समझ जाना भाई, ये सीधा जाना था। इसका मतलब क्या हो गया, जो यहां पर है वो चीज कहां दिख रहा है, ऊपर, इसका मतलब ये सरफेस से दूर हो गया, दूरी बढ़ गया, इसका मतलब गजब का बात है। अरे भाई इमेज है ये, और ये एक्चुअल कैपिटल H मानो तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल h। सर इसका मतलब है फिश अंदर जो है, एक्वेरियम में फिश होता तुम देखते हो ना,
तो तुम क्या दिखाई दोगे उसको, जहां हो उससे कुछ ज्यादा दूर, ताकि वो जिंदा रहे बेचारी। ने देखिएगा राक्षस एकदम बगल में देख रहा है, अच्छा उसके लिए राक्षस नहीं है, कुरियर में बेचारी फीस है, सोचो वो क्या सोचती है, कुछ सोचते हो कभी? बल्कि कभी हमारे दिमाग में आ जाता है ना, कुत्ता लोग जो घूमते हैं उनको हम लोग क्या दिखते होंगे, और रात में उनको क्या दिखते होंगे, रात में उनका आंख होते चमकता है, ठीक है। ये जब चींटी भी जब चलती होंगी, ये लोग हम लोग को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, उन लोग को कुम्भकर्ण टाइप के दिखते होंगे हम लोग, है कि नहीं, है ना। आ जाओ, अच्छा भाई छोटे में से बहुत सोचते थे इसको हम लोग कैसा दिखाई देते होंगे, क्योंकि उसके आंख का कलर उन लोग को अलग अलग होता है, हम लोग का देखने का तरीका अलग होता है, पता है ना। हम लोग के आंख में कोन और रॉड्स होते हैं, कोन में हम लोग का बीजीआर होता है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, अलग कलर देखते हैं, उनमें तो बीजीआर होता नहीं है, तो उनको हम लोग कैसे दिखाई देते होंगे, है कि नहीं। चलो इसे मत सोचो तुम, तो उनको कुछ अलग दिखते होंगे हम लोग ना, उन लोग पता नहीं क्या दिखाई देते होंगे, किस कलर के दिखते होंगे हम लोग। अरे टॉपिक पर, और लेकिन एक अच्छा बात जो बताने जा रहे हैं, उन लोग को लगता होगा ना भाई हम लोग देख रहे हैं, तो उसको लगा चलो अभी वो दूर है, डर कम से कम लगता होगा उन लोग को, है ना, क्योंकि जहां है उससे हम लोग ज्यादा ऊंचाई पर उनको दिखाई देते हैं। मतलब फीस है, वो देखेगा कि यहाँ पर हम हैं, तो देखेगा यहाँ पर दिखाई देगा, तो सरफेस से ऊपर दिखाई देगा। कब? जब ऑब्जेक्ट रेयर में है और देखने वाला टेंशन में। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? चलो बेटा अब आ जाओ इस फैसला पर, क्या ये एंगल आई हो गया कि नहीं, ये एंगल आर हो गया कि नहीं भाई। इसी लाइन को सीधा आगे बढ़ाया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर, और ये आई तो ये एंगल भी आर। फिर वही पुराना बात, स्नेस ला लगाओ भाई, ये कौन सा मीडियम है, म्यूआर, म्यूआर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर। अब बता भाई, यदि आई और आर छोटा है क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, सबको समझ में आ जाता है। tan i क्या होने वाला है भाई, x बाई कैपिटल H। tan r क्या होने वाला है भाई, x बाई स्मॉल h। i छोटा है तो म्यू आर साइन i, लहर मार दो भाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू डी साइन आर, मतलब r हो जाएगा। अब बताओ भाई, म्यू आर जिंदा है, आई की जगह क्या लिख दिया आप सब लोगों ने कहा, तो x बाई कैपिटल H। म्यू डी जिंदा है, आर की जगह क्या लिख दिया, आर की जगह x बाई स्मॉल h। x तुम्हारे घर कट गया बेटा, इस बार स्मॉल h बराबर आ रहा है म्यू डी बाई म्यू आर इंटू कैपिटल H। इसका मतलब है इस बार ये लिखाएगा आर म्यू डी इंटू H, या लिखने वाले स्मॉल h बराबर क्या लिख देंगे, म्यू इंटू कैपिटल H। इसका मतलब ये रेयर मीडियम में है, एयर में है, और पानी में से कोई चीज देखा जाए, एयर के ऑब्जेक्ट को या बर्ड है, और फिश देखिएगा बर्ड को, तो बर्ड एक्चुअल नहीं दिखेगा, बल्कि एक्चुअल से कुछ ऊपर दिखाई देगा। ये कुछ आनंद आ रहा है बात समझ में? ये उल्टा बात समझ में आया कि नहीं भाई? इसका मतलब है रेयर में हम हैं, और डेंसर की चीज को देखेंगे तो डेंसर सरफेस के, डेंसर में जो चीज है वो हमको सरफेस के पास दिखाई देगी, और डेंसर में से हम देखेंगे रेयर वाली चीज, तो रेयर वाली चीज हमको सरफेस से दूर दिखाई देगा, वो म्यू इंटू एच। बल्कि नॉर्मल शिफ्टिंग पूछोगे इस समय नॉर्मल शिफ्टिंग होगा म्यू एच माइनस एच, मतलब एच बाहर निकाल दें तो म्यू माइनस 1। क्या इतना हमारे सभी स्टूडेंटों को आया? क्या ये सब कभी पढ़े थे आप सब लोग? हाँ, अब आया कि नहीं यहां तक बात? तो नोट कर जाता है। अब तो ये समझ में आ गया ना डायग्राम से क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऊपर दिख रहा है, क्यों नीचे दिख रहा है। सब केवल एक ही खेल है, चाहे जितना बना दो, है तो सब गेम स्नेक्स लागी से चल रहा है, सब रिफ्लेक्शन के सब फॉर्मूला एक के फॉर्मूले से चल, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 बाई 2। देखो उसी सॉल्व होते चले जा रहे हैं। लिख लिया तुमने तो आगे बढ़े नहीं, अभी सबका यूज होने वाले हैं। अब देखो भाई, ये तुमने बना ही दिया फॉर्मूला, इसके अलावा भी फॉर्मूला सुन लो। अब दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये है, यहां ध्यान देंगे, यहां क्या हो गया, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r।
mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r। समझ में आ रहा है इतना का? ये है बेटा कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, वहां के u है ऑब्जेक्ट की दूरी और v क्या है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। कर्व सरफेस होगा था कर्व। अब यहां कर्व नहीं है तो r क्या हो गया इनफाइनाइट प्लेन है, तो इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो ये 1 by इंफिनिटी माने 0 और ये हो जाएगा mu2 by v माइनस mu1 by u। मतलब खूब यूज करते हैं इसका भी, mu2 by v इक्वल टू mu1 by u। अब जरा समझना mu1 क्या है mu2 by u तो समझ गए होंगे। u है प्लेन सरफेस से ऑब्जेक्ट का, सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v क्या है सरफेस से इमेज का डिस्टेंस। mu1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रेस मीडियम। क्या बोले बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रेस मीडियम, और mu2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। वैसे आपके बुक में लिखता है कि mu1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेस, mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज स्पेस। तो बुक इस बात लिख लो भाई तुम, लेकिन वो कंफ्यूजन कई जगह क्रिएट कर देता है ये बुक का बात। इसलिए हम क्या करते हैं अपने स्टूडेंटों को दिमाग में सेट कराते हैं कि mu1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रेस मीडियम, जिधर से इंसिडेंट रेस निकल जाए, और mu2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस जिसमें रे जा रहा है। और हमने बोला था रेस हमेशा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, तो जिधर से इंसिडेंट रेस है उधर हम कहेंगे भाई mu1, और जिधर रेस जा रहा है दूसरे मीडियम में उसको क्या कहेंगे हम mu2। ऐसा क्यों कर रहे समझ रहे होंगे सब। जैसे रेस ये मान लीजिए mu1 मान लेते हैं और ये mu2। अब रे ऑब्जेक्ट यहां है तो रेस भाई कैसे जाता है याद है ना सब लोग, ऐसे ले जाओ। अब बड़े आराम से कहते भाई यहां पर कि अरे भाई नॉर्मल अच्छा नहीं डालते हैं आजकल, ये ऐसे जाएगा सर। मान लीजिए ये रेयर ये डेंसर है और ये रेयर है मान लो है ना, ये कह दो भाई mu1 इज ग्रेटर देन mu2, ये डेंसर और ये क्या दिख रहा है ये इधर दिख रहा है, तो ये वाला भाई इंसिडेंट रेस मीडियम और ये रिफ्रैक्टेड इमेज भी तो इधर ही बन रहा है। इमेज स्पेस करने पर कंफ्यूजन नहीं हो जाता, जबकि रिफ्लेक्टेड इधर है तो वास्तव में mu2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टेड रे मीडियम का। अच्छा ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं बता रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा भी होगा बेटा कि कन्वर्जेंट बीम गिरे। कैसा बीम गिरे? अच्छा कन्वर्जेंट बीम यदि गिरता है किसी सरफेस पर, कन्वर्जेंट समझ रहे होगे ना, यदि कन्वर्जेंट बीम होगा तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा वर्चुअल। पढ़ा चुके हैं हम, याद है कि नहीं? किसी भी सरफेस पर कन्वर्जेंट बीम गिरता, कन्वर्जेंट बीम कब गिरता बोलते हैं बार बार, इसके पहले नहीं समझे कोई लेंस होगा, ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, रे लेंस से जाकर कन्वर्ज करने वाला होगा, लेकिन कन्वर्ज करने से पहले ही मीडियम चेंज हो गया। आने वाले क्वेश्चन में दिखाएंगे, तुम लोग को ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, घबराओ मत। अभी तो सब सेट कर रहे हैं ना, ताकि क्वेश्चन लगाते समय सब बाधाएं ना आए, कंसेप्ट क्लियर हमारा क्वेश्चन आगा। आ जाओ, सब शरारत तो चौक से। अब आ जाए यहाँ पर, बताओ ये कहीं ना कहीं क्या यहाँ मिलने वाला था कि नहीं? अब मान लो ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया, और ये क्या होगा भाई, ये डेंसर से लेयर नॉर्मल से अवे ये ऐसे जाएगा, और ये भी क्या होगा ऐसे जाके मिल गया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट और इस स्पेस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर है, नहीं नहीं इससे मतलब नहीं है, इंसिडेंट एज इधर है तो ये mu1 होगा और रिफ्लेक्टेड एज इसमें गया, ये क्या हो गया mu2 हो गया। इसीलिए हमने ये याद कर रखा है, वो बाद में भी काम देगा, दूसरे वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस में उसमें भी। तो mu1 है इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रेस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और mu2 है रिफ्रैक्टेड रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो गलती नहीं होगा। अब इसमें समझ में आ गया। अच्छा एक मजेदार बात है इसमें, यदि इसमें u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है देखो उधर ही इमेज बन रहा है। हाँ ये अलग है कि ये रियल ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज क्या है वर्चुअल आ रहा है, लेकिन जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, क्योंकि रे उधर जाएगा तो सही बात है इमेज तो वर्चुअल ही बनेगा। और इसमें देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज रियल। रियल क्यों है? क्योंकि रे कटता, बताया यदि रिफ्लेक्टेड रे कटे तो इमेज क्या हो गया रियल, और रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो गया
तो इमेज क्या हो गया, वर्चुअल। तो कटेगा नहीं, लगेगा कि यहां कट आ रहा है, समझ में ना। अब जरा आप समझ गए होगे अच्छे से, तो समझ रहे होगे यहां पर कि यहां पर भी कटा और यहां पर भी। इसका मतलब इसमें जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। तो क्या करता है प्लेन सरफेस, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। मजेदार बात है कि रिफ्लेक्शन केस में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है। इसमें रियल ऑब्जेक्ट है तो ये वर्चुअल इमेज इधर ही बनेगा। उसका कारण है ये फॉर्मूले में देख लो ना, u नेगेटिव होगा तो v भी नेगेटिव आएगा, u पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव आएगा। अब जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था उसमें h by mu, वो अपने आराम से भी देख सकते हो ना, ये mu d है मान लो, सॉरी ये mu r है और ये mu d है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मान लो कैपिटल H है ऑब्जेक्ट का असली डिस्टेंस और ये स्मॉल h इमेज है। तो कैसे फॉर्मूला आता है देखो, mu 2 माने mu r, v इमेज, n1 माने mu1 mu d और n1 by u क्या हो गया भाई, माइनस क्यों करे, समझ रहे ना, इंसिडेंट रेस इधर है और ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट बता चुके हैं। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेंगे और सभी डिस्टेंस कहां से नापेंगे, सरफेस से। तो ये वाला क्या हो गया, माइनस h। देखो बड़े अच्छे से नहीं आ जाना है। स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल h बराबर जल्दी बताओ, स्मॉल h बराबर mu r बाई mu d इनटू कैपिटल H। क्या यही फॉर्मूला आया था कि नहीं वहां से? इसका मतलब कि हम केवल n2 by v इक्वल टू n1 by u भी याद करें या mu2 by v इक्वल टू mu1 by u याद करें तो उसी से सब लग जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट रियल हो चाहे डेंसर। वो तो हम इसलिए बता दी ताकि थ्योरी भी क्लियर रहे ना, कि ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो ऊपर दिखेगा, रियल में है तो रियल में ऑब्जेक्ट जो देखने वाला डेंसर में है तो सरफेस से अवे बनेगा उसका इमेज। लेकिन न्यूमेरिकल लगाना तो कोई करना ही नहीं है, बस प्लेन सरफेस है, n2 by v इक्वल टू n1 by u। What is n1? n1 is the refractive index of incident medium, n2 is the refractive index of refracted rays medium। याद रहेगा, बोलो चलो। क्या ये दोनों फॉर्मूला बटोरा गए? एक तो हुआ बेसिक बात हुआ भाई कि भाई जब टेंसर में ऑब्जेक्ट है हम देख रेयर से रहे तो h by mu, रेयर में ऑब्जेक्ट है देख टेंसर से रहे तो mu into h। mu जहां बोले r mu d समझो। फिर दूसरा बात, अभी भी ये कांसेप्ट और अभी भी सिखाएं इसी बात का। क्या सिखाया गया इसमें बेटा कि n2 by v इक्वल टू n1 by u, हर प्लेन सरफेस पर तुम क्या कर सकते हो, अप्लाई। n1 है इंसिडेंट रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 है रिफ्रैक्टिव रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, v जो है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। प्रॉपर्टी u यदि नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव है, u पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल बन रहा है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल है, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड इमेज भी। आया कि नहीं सब लोग को? हाँ, अब ये तो दो बातें। अब चलिए तीसरा बात, एक और फॉर्मूला। अब हम कहते हैं इससे भी आसान मेथड चलिए। ये सब तो सीख ही रहे हैं, जैसा यूज पड़ेगा वैसा करेंगे, हथियार सब कलेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक नहीं, अब हम कहेंगे कई स्लैब रखेंगे भाई। लो ये भी काम कर, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, समझ रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं? और ये T1 है, ये T2 है, ये T3 थिकनेस है, ये T4 है, ये mu1 है, ये mu2 है, ये mu3 है, ये mu4 है। अब यहाँ का चीज देख रहा है, और कहां से देख रहे हैं? यहां से देख रहे हैं सर। अब एक एक से तो काम करेंगे नहीं, यहां से यहां देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बनाएंगे इसका हम लोग? टी अपरेंट उसी से बनाया बेटा जो हम लोग डिराइवेशन किए थे। चलें, टी अपरेंट इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट नहीं बोले, ऑब्जर्वर बोले,
ऐसे आप लिखते तो टी म्यू लिखते हैं, एक बार लिखते हो पूरा म्यू ऑब्जर्वर अलग से लिखे ना, म्यू ऑब्जर्वर है ना, हम म्यू लिखे, म्यू समझ जाना, कहीं कंफ्यूज मत होना, होगा मतलब ऑब्जेक्ट भी होता है, इसीलिए ऑब्जर्वर लिखने का मन कर गया, लिख दिए थे। तो म्यू ऑब्जर्वर और क्या मारोगे बेटा, T1 by mu1 plus T2 by mu2 plus T3 by mu3 हाँ अब हो गया, T1 by mu1 plus T2 by mu2 plus T3 by mu3 plus T4 by mu4। अरे वो बोलते बोलते स्पीड बढ़ गया था तो mu3 लिख गया था mu2 के जगह। आइए हो गया बात ना समझ में। तो क्या हुआ भाई, यदि यहाँ का ऑपरेंड देखना है तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर चलो और बस पहले क्या बैठा दो, म्यू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर जहां पर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रास्ते में जो मिल रहा है सबका टी बाई म्यू, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T1 by mu1 plus T2 by mu2 plus T3 by mu3 plus T4 by mu4 करता। अब तुम बोलेगा ज्यादा आसान हो गया, जैसे उस क्वेश्चन में जो तुम लोग इतना नियम से पढ़ रहे थे, ये वो बोल रहे थे, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैपिटल एच, और ये म्यूआर है और ये म्यूडी है, तो क्या बोलोगे, ऑब्जर्वर कौन है, म्यूआर है, तो डी हमने निकालना है म्यूआर, कैपिटल एक ही है बस कैपिटल एच, तो कैपिटल एच अपॉन म्यूडी, खत्म। अब बता नहीं ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, दिखने वाला डेंसर में, कोई बात नहीं, टी अपरेंट, ऑब्जर्वर डेंसर में म्यूडी, और ये क्या एच है, अब ऑब्जेक्ट से चलते हो एच बाई म्यूआर, ना समझे, और ढेर सारे मिसरे में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस जहां ऑब्जर्वर है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाहिए, म्यू हो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जर्वर है, म्यू हो ब्रैकेट में, अब ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर चलो, जितने मिल रहे मीडियम सबका बाय म्यू करते जाओ, T1 बाय म्यू, T2 बाय म्यू, T3 बाय म्यू करते चले जाओ, और इसको जोड़ दो, निकल कर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव क्या नाम है, अपरेंट डिस्टेंस कितना होगा, कितना दिखाई देगा।